हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो अभी जो रिसेंट में क्यूपिड के दो प्रेस रिलीजेस आए हैं, दो जो फाइलिंग्स आई है, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, उनको एनालाइज करने वाले हैं, क्या बात कंपनी बेसिकली कर रही है। राइट, सो दो प्रेस रिलीज आए थे। एक आया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड, दूसरा आया था एक सक्षम निवेशक करके एक प्रोग्राम जो है कंपनी चलाएगी उसके बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस बोथ ऑफ देम। सबसे पहले मैं आपको जो ये सक्षम निवेशक करके जो प्रोग्राम कंपनी करने वाली है उसकी डिटेल्स दे देती हूँ, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक टॉपिक नहीं है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। ये एक तरह से हर एक कंपनी को करना होता है रेगुलर बेसिस पे, कुछ सालों के अंदर अंदर रिपीट करना होता है। ये सभी की गाइडलाइंस वगैरह के अकॉर्डिंग दिस इज़ लाइक हाँ एक नॉर्मल सी चीज़ है जो करनी होती है सबको, सारे कंपनीज़ को। तो बहुत कोई बड़ा मैसिव पॉइंट नहीं है जिस पर एक्चुअल में हम कुछ बात कर सके। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके अंदर जो आपके जो भी शेयर होल्डर्स है काफ़ी समय से बैठे हैं, उन्होंने अगर क्लेम नहीं किया आज तक अपना डिविडेंड, वो अपना डिविडेंड क्लेम कर सकते हैं। जब क्यूपिड डिविडेंड देता था, आई थिंक लास्ट मई 2023 के आसपास इन्होंने डिविडेंड दिया था। सो यस, अगर आपने तब भी क्लेम नहीं किया, तब भी आपको डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ था, सो आप वो डिविडेंड अभी क्लेम कर सकते हैं। आपको अपना पैन, बैंक डिटेल्स वगैरह शेयर करनी होगी, जो आपको डॉक्यूमेंट में मेल वगैरह दिया गया होगा, आप उस पर शेयर कर सकते हैं और अपने डिविडेंड क्लेम कर सकते हैं। राइट, सो एक अलग से डिटेल था जो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ अलग कंपनी कर रही है, बट अलग जो कंपनी कर रही है वो आपके सेकंड न्यूज़ में है, जहाँ पर कंपनी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने वाली है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या है ये चीज़, क्यों हो रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। एंड एक जो चीज़ है, मुझे देखो ओवरऑल न्यूज़ बहुत पॉजिटिव लगेगा आपको, एंड जो भी चीज़ है मैं आपको इसमें ऑफकोर्स वीडियो में बता दूंगी। बट इज वन थिंग, वन सस्पिशियस सी थिंग जो मुझे लग रहा है कि विच इज़ नॉट अलाइनिंग। तो आपको जब पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, जो आपको मैं अभी समझा दूंगी, उसके बाद में हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। राइट, सो हम देखते हैं कौन आ रहा है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन है ऐसी, कौन मतलब ऐसी कौन रिनोन सी शख्सियत है जो इनके बिजनेस में एंटर कर रही है। The person which they are appointing is Mr. बोंधा प्रसाद राव। अब इनका नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, डजेंट मैटर, मैं आपको शेयर कर रही हूँ सारी डिटेल्स। तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, ये इंसान कौन है, क्योंकि यही सबसे मेन चीज़ है कि किसको लेकर के आ रहे, क्यों लेकर के आ रहे। डिटेल मतलब जो न्यूज़ है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाने के बारे में नहीं है, बट जिनको ये लेके आ रहे हैं उनके बारे में है। एंड जब आप खुद सुनोगे आपको खुद को थोड़ा शॉक लगेगा। राइट, सो या अब हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। सो या सक्षम निवेशक की डिटेल्स मैंने आपको वैसे दे दी है। एंड सेकंड में आते हैं, अब यहाँ पर वैसे ही डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए ही कंपनी एक वोटिंग भी चलाएगा, ई वोटिंग चलाएगा CDSL के साथ, जो ई वोटिंग होगा इनका। एंड द थिंग, जिसके अंदर सारे ही बोर्ड डायरेक्टर्स वगैरह, सारे शेयर होल्डर्स वगैरह वोट करेंगे क्या हमें इस इंसान को लेकर आना चाहिए हमारे कंपनी के अंदर एज अ बोर्ड ऑफ कमेटी के अंदर, या फिर नहीं। तो वो एक अलग चीज़ है, बट कौन है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। सो मिस्टर बोंधा प्रसाद राव, लगभग 72 ईयर्स का इनका एज है एंड काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस। तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड इनका बता देती हूँ। तो इन्होंने वैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है एंड ये IIM मुंबई से भी पढ़े हैं, जहाँ पर इन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाई करी है। IIM मुंबई लाइक ड्यूरिंग लाइक 1970s उसका टाइम था, एंड उसका नाम था NITIE। राइट, सो अभी जिसका नाम हो गया है IIM मुंबई। तो वो हम एक पॉइंट है जो कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं हम इनके करियर हाईलाइट्स के ऊपर कि हाँ एक्चुअली में इन्होंने करियर पर क्या क्या इनका ऐसा चीज़ है जिस पे हमें डिस्कशन करना चाहिए। ओके, सो मिस्टर राव ये पहले BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आप लोग शायद नाम जानते होंगे, इंडिया में लीडिंग कंपनी है। लगभग 1,10,000 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप इसका 1,10,000 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी में CMD रह चुके हैं, यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अब इतने बड़े कंपनी का CMD एज अ बोर्ड में कमेटी बनने के लिए क्यूपिड के अंदर आ रहे हैं, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। सेकेंड, अगर आप देखते तो BHEL अपने आप में कोई ऐसी फुद्दोसी कंपनी नहीं है, वैसे तो बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ BHEL के बारे में। BHEL लगभग 76 कंट्रीज़ पर स्केल किया था मिस्टर राव ने BHEL को।
प्लस इसके अलावा BHEL ने जब मिस्टर राव का पूरा लीडरशिप था तब कंपनी ने लगभग 50,000 करोड़ की सेल्स क्रॉस करी थी। इसके अलावा फोर्ब्स के मैगजीन में अराउंड मई 2011 या जुलाई 2011 के आसपास फोर्ब्स के अंदर, अब आप सब लोग जानते होंगे फोर्ब्स क्या है, फोर्ब्स के अंदर मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की रैंक में 9th रैंक BHEL को मिला था ड्यूरिंग द लीडरशिप ऑफ मिस्टर राव। अब मैं मिस्टर राव को ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ, ऑफकोर्स काफ़ी लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा होगा, बट फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है। इसके अलावा कंपनी इज़ लाइक कॉल्ड एज, मतलब PSU सेगमेंट में कंपनी आती है, सो PSU के अंदर इनको महारत्न करके एक अवार्ड रहता है जो कि काफ़ी हाई लाइक प्लेस पर अवार्ड रहता है, वो कंपनी को मिला है राव साहब की लीडरशिप के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो हमको देखने थे। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, PSU के अंदर आज तक किसी भी कंपनी में किसी भी CMD को एक्सटेंशन नहीं मिला कि हाँ आपकी अभी एज हो गया रिटायर होने का, आप अभी कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपका एज हो चुका है, बट इनको मिला था 2 साल का ईयर एक्सटेंशन, यानी कि हाँ आप अभी 2 साल और कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये एक सबसे पहली बार जिसको PSU सेगमेंट में ये एक्सटेंशन मिला था, दैट वाज मिस्टर राव, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अब कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हो रही है, उसके बाद BHEL के बाद में भी ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने स्टीग या स्टीज, आई डोंट नो व्हाट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज, स्टीज एनर्जी सर्विसेज इंडिया, जो कि एक 100% ओन सब्सिडरी है एक जर्मन पावर कंपनी की, तो उसके अंदर फिर उन्होंने सर्व किया। नाउ अब आज की अगर आप बात करते हैं तो आज भी ये कई सारी कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर आते हैं। सबसे पहले आपके पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो कि लिस्टेड कंपनी है, स्टील इंफ्रा सॉल्यूशंस कंपनी लिमिटेड, एंड एक और है तीतागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, ये थोड़ा सा रेलवे के सेगमेंट में भी आ जाता है, एक बहुत ही बड़ी लिस्टेड कंपनी है, एंड हेवल्स इंडिया लिमिटेड। वेल ये सब लोग जानते होंगे, हेवल्स ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा एक इलेक्ट्रिकल स्पेस में हेवल्स लीड करता है आज के टाइम इंडिया के अंदर। सो हेवल्स इंडिया लिमिटेड के अंदर भी ये एक बोर्ड ऑफ कमिटी के मेंबर है। इसके अलावा टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड जो कि कम्प्लीटली एरोस्पेस का एक सेगमेंट है, उसके अंदर भी ये एक हिस्सा है। सो इतने सारे बड़े बड़े कंपनीज के अंदर दे आर लीडिंग। हेवल्स की अगर आप बात करते हो ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। सो इतने बड़े बड़े कंपनीज के अंदर ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं आज के वक्त भी, जबकि इनकी एज 72-74 अप्रोक्स हो चुकी है। इट इज 72 आई थिंक, या 72 है, 1954 में इनका बर्थ हुआ था, राइट। सो या एंड एक बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही वी कैन से कि एकदम कैसे एक वर्ड नहीं आ रहा मुझे, बट इट्स लाइक कि बहुत ही ज़्यादा पावर होल्ड करने वाले इंसान यहाँ पर ये है, राइट। अभी स्टील इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड जो है उसके अंदर ये ऑडिट कमेटी के चेयरमैन है और हेवल्स इंडिया में मेंबर है। हेवल्स इंडिया, टाटा बोइंग एरोस्पेस और तीतागढ़ रेल सिस्टम्स, इन तीनों के अंदर ये मेंबर है ऑडिट कमेटी के। तो आप देख पा रहे होंगे कितना एक्सपीरियंस होल्ड ये कर रहे हैं। प्लस ऑडिट कमेटी इज लाइक कि जहाँ पर आपके सारे डिसीजंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड डिसीजंस हो गए, आपके जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस हो गए, सारे के सारे आपकी बोर्ड ऑफ कमेटी लेती है। सो क्यूपिड में अगर ये आ रहे हैं तो क्यूपिड का क्या होगा, आप वो सोचो कि क्यूपिड अगर कल को स्केल करेगा तो उनको ऑफकोर्स ऐसे एक इंसान की ज़रूरत होगी जो हर चीज़ एकदम एक्सपीरियंस वे में करेक्ट डायरेक्शन में लेकर के जाए। एंड यहाँ पर वैसे इंसान इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे। सो देयर क्यूपिड कैन एक्सेल मोर एंड मोर। एक कितना ट्रांसपेरेंसी कंपनी के अंदर बिल्ड हो सकता है, राइट। ये एक चीज़ है। इसके अलावा या अब आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी के एक्स CMD रह चुके हैं, इसी के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में ये बोर्ड ऑफ कमेटी के मेंबर है। एक छोटू सी फुद्दू सी कंपनी है इनके अकॉर्डिंग, जिसमें से लाइक लगभग 300-400 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर पाती है पूरे साल में। एंड ऐसी कंपनी में क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है? देयर कैन बी 2 रीज़न कि या तो प्रमोटर्स ने एक्चुअल में उनको कन्विंस किया कि हमारी ग्रोथ स्टोरी बहुत बड़ी है, हमारी ग्रोथ स्टोरी सच में रियल है एंड आगे जा कर के आने वाले कुछ सालों के अंदर हम सच में इसमें कुछ बड़ा कर सकते हैं, या तो ये एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा
दूसरा कि हमारा जो एक स्केल अप का एमिशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या तो प्रमोटर्स ने कन्विंस किया है या फिर मिस्टर राव खुद बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं कि हाँ, इनका एम्बिशियस जो है, इनका जो एम्बिशन है वो काफ़ी बड़ा है एंड एक्चुअल में कंपनी स्केल कर सकती है। दोनों साइड से ही कुछ ना कुछ लाइक कहीं से तो अट्रैक्शन हुआ है, राइट। बट एक और पॉइंट है जो मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगता है यहाँ पर, जो शायद कंपनी इंटरनली टारगेट कर रही हो सकती है, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी। एक बार पूरी कहानी आप सुन ले, उसके बाद में आपको वो पॉइंट भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, राइट। सो अभी मैं लास्ट के लिए रख रही हूँ। एंड इसके अलावा ऑडिट कमेटी का बैकग्राउंड इनका है, जिससे एकदम टाइट गवर्नेंस लीड कर सकते हैं कंपनी के अंदर, जो कि मैंने आपको बोला है, जो एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। कल को क्यूपिड स्केल करता है तो कोई बड़े प्रॉब्लम्स कंपनी में नहीं आएंगे रिलेटेड टू गवर्नेंस, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट्स, राइट। एंड अब इससे क्या होगा कि क्योंकि देखो बहुत छोटी कंपनी है, एक बहुत ही बड़ी शख्सियत को अपने अंदर लेकर के आ रही है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स जो है वो भी अट्रैक्ट होते हैं, जिससे आप कह सकते हैं FIS, DIS, ये सारे कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो करके क्यूपिड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। एंड इसके अलावा अब एक और ना शानदार सी चीज़ मैं आपको बोलूँगी, ऐसी चीज़ कि हर किसी ने नोटिस नहीं करी होगी, वो थोड़ा सा देखते हैं। आपने अगर एक चीज़ नोटिस करी हो तो एक के बाद में एक ना पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कंपनी के अंदर आ रहे हैं, राइट। एंड न्यूज़ की जो डेट्स है वो देखना थोड़ा सा एक बार आप। सबसे पहले इनका जो एक्चुअली बोर्ड में आने का जो अपॉइंट किया गया था, दैट वाज द डेट अबाउट 25 फरवरी, राइट। 25 फरवरी 2026 को इनका अपॉइंट किया गया था। एंड मतलब अगर आप देखते हो तो मार्च से पहले ये डिसीजन हो चुका था। उसके बाद में 30 मार्च जो कि लास्ट फाइनेंशियल डे था इस ईयर का, उस दिन प्रमोटर ने बाय किया था, राइट। एंड 31 मार्च को ही एक प्रेस रिलीज आया था जहाँ पे इन्होंने बोला था कि स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर ऑफ हिस्ट्री हम डिलीवर करेंगे, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए भी गाइडेंस इन्होंने दिया था। एंड अभी इनका जो है आपका जो ये ई वोटिंग जो पोस्टल बैलेट आपका चल रहा है, ये होने वाला है, जो कि लगभग 18 अप्रैल को अभी आया है, आपका रिलीज हुआ है, राइट। तो अगर आप देख पा रहे हो तो न्यूज़ बहुत ही लेयर्ड है, जो आपकी रिलीजेज है बहुत ही लेयर्ड है, यानी कि प्रमोटर बहुत ही पहले से कॉन्फिडेंट था एंड वही कॉन्फिडेंस सिग्नल वो हमें देने की कोशिश कर रहा था कि वी आर चेंजिंग आवर कंपनी, हम एक छोटे कंपनी की तरह नहीं रहने वाले हैं, हम बहुत जल्दी एक बड़े कंपनी में ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम उसके प्रोसेस में हैं, हम प्रोसेस की शुरुआत कर चुके हैं। इतने बड़े शख्सियत को इतनी छोटी कंपनी में लाना बहुत बड़ी बात होती है यूजुअली ऐसे वर्ल्ड में। एंड आप खुद देखो कि एक इतनी छोटी कंपनी जो कि 300 से 400 करोड़ का रेवेन्यू पर ईयर कर पाती है, उन कंपनी जो कि 50,000 करोड़ का रेवेन्यू पर ईयर करती है, उसका XCMD यहाँ आ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंप्लीट कंट्रीब्यूशन मिस्टर राव का रहेगा, बट जितना भी होगा कंट्रीब्यूशन कंपनी के लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा, राइट। तो ये इसके अलावा चीज़ हो जाती है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अभी मिस्टर राव का कोई होल्डिंग नहीं है क्यूपिड के अंदर, दे आर नील शेयर्स। हो सकता है कि जब इनका अपॉइंटमेंट क्लियर हो जाएगा उसके बाद में ये कुछ शेयर्स भी होल्ड करे कंपनी का, क्योंकि ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर कोई भी कंपनी का जो मेंबर है थोड़े शेयर्स होल्ड करना ज़रूरी है, तभी आप कंपनी की ग्रोथ के लिए सोचते हैं, तभी आप कंपनी के लिए सोचते हैं, राइट। एंड इससे ही इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस आता है। तो हाँ, कुछ शेयर्स होल्ड करेंगे शायद, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्यूपिड की स्टोरी अट्रैक्टिव है और रियल लगती है देखने पे। हमें समझ आता है कि हाँ, कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी है, कॉन्फिडेंट भी है एंड एक्सपेंशन भी कर रही है। तो यस, हो सकता है कि मिस्टर राव भी आगे चल करके क्यूपिड के शेयर्स होल्ड करें, बट अभी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, राइट। एंड अब एज ए रिटेलर आप ये मत सोच के चले जाना, भागे चले कि हाँ अब जो है ये एक न्यूज़ आ गई है, BHEL के XCMD आ रहा है कंपनी के अंदर, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू पुट मनी। नहीं, दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम। न्यूज़ आ चुकी है, अब सबको पता चल चुका है, अब ये न्यूज़ नहीं है काम की। आपको तब पैसा लगाना था कि जब कंपनी ने इस बारे में एक सिग्नल दिया था सिर्फ कि हाँ, हमारी धीरे धीरे हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तब आपको सोचना चाहिए था। बट खैर,
एक अभी भी एक विंडो ओपन है जहाँ पर आप सोच सकते हैं कि येस वेयर कंपनी कैन लिटरली गो। मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंपनी के बारे में सोचने की बात कर रही हूँ। आज भी आप इस न्यूज़ से कंपनी का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब कंपनी बोलती है कि हम इस बार 350 करोड़ की गाइडेंस को एक्सीड करेंगे, इसके अलावा नेक्स्ट ईयर जो हमारी 600 करोड़ की गाइडेंस है उसको भी हम एक्सीड कर सकते हैं, तभी आपको सोचना चाहिए कि ये न्यूज़ ऑलरेडी स्मार्ट मनी पहले से प्रिडिक्ट करके बैठा है। 600 करोड़ का जो उसका रिवॉर्ड है वो कंपनी का लाइक मार्केट उसको कब का दे चुका है। उनको पता था कि एक वक्त में कंपनी 600 करोड़ तक के रेवेन्यू पे पहुंचेगी। आपको जो सोचना है वो सोचना है कि 600 करोड़ के आगे का जंप क्या हो सकता है कंपनी के लिए। अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैं सोच सकती हूँ, कंपनी जितना आज 600 करोड़ का रेवेन्यू करने के बारे में सोच रही है, मैं उस दिन के लिए बेट लगाऊंगी जब कंपनी 2000 से 2500 करोड़ का रेवेन्यू करेगी, जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी FY28 या FY29 तक होगा। मैं सोच के चलूंगी FY29, FY28, FY30 को। आप सोच के चलेंगे अगर FY27 जो कंपनी ने गाइडेंस दिया वाओ क्या गाइडेंस है, तो आप ऑलरेडी लेट है, प्राइसिंग हो चुका है। बहुत सारे लोग जब ये न्यूज़ आया तब एक्यूमुलेशन करेंगे, या फिर जब ये रेवेन्यू आएगा तब एक्यूमुलेशन करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं, बट प्राइस उस टाइम नीचे आने की बारी होगी। आपको तब से बैठना था जब कंपनी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया, तब से आपको सोचना चाहिए था कि हाँ अब कंपनी 600 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस करेगी, तब शायद आपको बेटर रिजल्ट मिलता। राइट, एनीवेज वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट थीसिस की बात होती है। वापस अपने न्यूज़ पर आते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट आपको देखना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक्चुअल रोल क्या होता है। बहुत ज़्यादा कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होता है, कंपनी क्या करेगी ये वो नहीं डिसाइड करते, बट कंपनी कैसे कर रही है उसका लाइक पूरा का पूरा ध्यान वो रखते हैं कि हाँ क्या हर चीज़ स्पेशली फाइनेंशियल्स में क्या हर चीज़ सही डायरेक्शन में जा रही है या फिर नहीं। तो वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सबसे बड़ा रोल होता है। राइट, एंड एक और चीज़ आप समझो, अगर आप देखते हो तो प्रमोटर की ही होल्डिंग ऑलमोस्ट 45% की है क्यूपिड के अंदर। तो अगर चाहे इतनी बड़ी शख्सियत भी आकर के कोई अपना डिसीजन दे, तो भी कहीं ना कहीं दबाव प्रमोटर का ही रहेगा। उन प्रमोटर का ही डिसीजन एक लाइक प्रायोरिटी पे रहेगा, एक सबसे ज़्यादा उन्हीं का जो डिसीजन है उसको प्रमोट किया जाएगा, ना कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिनका कोई होल्डिंग नहीं है कंपनी के अंदर। इसीलिए भी होल्डिंग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। राइट, सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपको दिमाग में लेकर चलनी है। बट स्टिल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनका आना कंपनी के अंदर एक बुरी चीज़ है। इनका आना कंपनी के अंदर आज तक की बेस्ट चीज़ होगी, मैं ये बोलूँगी। अब किस रीज़न से आ रहे हैं वो मुझे नहीं पता, कंपनी ने क्या सोच करके लेके आए हैं वो एग्जैक्ट रीज़न मुझे नहीं पता। अब हो सकता है, अब जो मेरा मेन थोड़ा सा सस्पिशियस पॉइंट मुझे लग रहा है वो ये है कि यहाँ पर कंपनी शायद सिर्फ कुछ फाइनेंशियल, देखो मैंने एक रीज़न बोला था अभी आपको कुछ देर पहले कि यहाँ पर FIS DIS भी अट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूस बेसिस पर डेवलपमेंट के अच्छे न्यूज़ आते जा रहे हैं। बट एक चीज़ समझो कि हो सकता है सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी ने डिसीजन लिया हो सकता है इंटरनली वो सोच रहे हो कि हाँ वी नीड टू अट्रैक्ट सम मोर बिग इंस्टीट्यूशनल्स। एंड क्योंकि अगर आप देखते हो तो कंपनी का जो FIS DIS नंबर्स है, परसेंटेजेस है, सिग्निफिकेंट नंबर से रिड्यूस होते जा रहा है हर साल। तो ये एक चीज़ हो सकती है कि हम इतने बड़े इंसान को लेकर के आएंगे कि हो सकता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, तो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरी जो मुझे एक बड़ी खटकाने वाली चीज़ लगी वो ये थी कि जो कि ये चीज़ को भी प्रूफ करता है कि मिस्टर राव का आना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग नहीं हो सकता कंपनी के अंदर। वो रीज़न ये है कि अगर आपने देखा होगा मिस्टर राव का जो एक्सपीरियंस है, मिस्टर राव का जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और उस काइंड ऑफ बैकग्राउंड से मिस्टर राव आते हैं। जब वहीं क्यूपिड अगर आप देखते हो तो एक कम्प्लीटली कॉन्डम एंड FMCG बेस्ड कंपनी है। राइट, जिस वजह से मुझे लगता है कि बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। मतलब दोनों चीज़ें ये अलाइन नहीं कर रही है, इफ़ यू कैन सी दैट। एंड ये मुझे ना बड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन आया था दिमाग के अंदर, बट मैंने इसको इग्नोर किया। फिर मैंने इस पर वापस से काम किया कि ये क्यों नहीं है अलाइन, क्यों नहीं हो रहा है, दोनों का बैकग्राउंड क्यों नहीं अलाइन हो रहा है। फिर मुझे इस कंक्लूजन पे मैं पहुंची कि हो सकता है कंपनी
में मिस्टर राव का आना इसलिए है ही नहीं कि वो कंपनी को बड़ा कर सके, बस इसलिए कि कंपनी ठीक से चले। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि कंपनी का बड़े होने में, कंपनी का बड़ा कंट्रीब्यूशन होने में, कंपनी के स्केल अप होने में, कंपनी का ज़्यादा एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाने में मिस्टर राव का बड़ा हाथ नहीं हो सकता। यानी कि इनकी जो हाँ ऑफ कोर्स जो मार्केटिंग की या फिर जो एक नेटवर्क बनाने की एक्सपर्टीज़ है वो ज़रूर काम आ सकती है, बट बहुत ज़्यादा कंपनी के बिजनेस से अलाइन नहीं होंगे मिस्टर राव। एंड एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो इनका रोल वैसे भी नहीं है, बट स्टिल द पर्सन इज़ वेरी मच वैल्यूएबल। आप खुद सोचो कि जैसा भी इंसान है, जिस भी पोजीशन पे आ रहा है, कुछ तो बेनिफिशियल होगा कंपनी के लिए। एंड वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। BHEL का एक CMD आज भी इतनी सारी कंपनीज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी पर बैठे हैं, तो सोचो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना इम्प्रूव हो जाएगा, कितना इन्हांस हो जाएगा इनके आने की वजह से, राइट। So overall, it is a positive role. It is a very good thing to have in the company. बहुत ही शानदार सा एक डिसीजन है कंपनी का, बट वो हमें रियलिटी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो हम अज्यूम ही कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम नहीं देख सकते कि कंपनी के इंटरनली क्या चल रहा है। दोनों ही सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कहाँ पर लैक होगी चीज़ें, एंड why it is a good news, why it is a decent news, why it can be the worst news, right? एंड आपको एज ए रिटेलर सिर्फ छलांग नहीं मारनी है कि वाह इतना अच्छा न्यूज़ आ गया तो अभी हम छलांग मारते हैं, नहीं। अब वो आपके लिए छलांग मारने वाला वक्त जा चुका है, इसीलिए तो मेहनत लगता है, इसीलिए तो आपका दिमाग खपेगा इसके अंदर, क्योंकि आपको आज को लेकर नहीं पैसा लगाना है, आपको फ्यूचर को लेकर के पैसा लगाना है। न्यूज़ आ जाइए, लेकिन इसकी प्लानिंग जो है कहीं पहले से हो रही थी, एंड उस प्लानिंग के ऊपर स्मार्ट मनी बहुत पहले से एक्यूमुलेशन कर चुका था। अब जब न्यूज़ आई है, जब सब घुसेंगे तो उनका निकलने का वक्त होगा, राइट। सो इसीलिए मैं कहती हूँ किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाओ तब बनाओ जब उस कंपनी को कोई नहीं जानता है, बट कंपनी का फ्यूचर एक ब्राइट डायरेक्शन में जा सकता है, राइट। दिस इज मतलब अगर आपको सारी फिलोसफी कंबाइन करके एक लाइन में बोलनी हो ना, तो वही है कि जो मैंने अभी बोला, वहाँ जाओ जहाँ कोई नहीं है ना, और आगे चल करके कंपनी कुछ बड़ी बन सकती है, कुछ बड़ा कर सकती है, उस केस पर ही आपको अपना पैसा लगाना होता है to get best results, right? And yeah, this was the thing, and ये complete news था कंपनी का। I was really shocked कि हाँ ये कंपनी से एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था, इतने बड़े इंसान को ही कंपनी के अंदर लेके आएंगे। ऑफ कोर्स बहुत हाई कॉस्ट भी आता है ऐसे इंसान को लेकर आने का। देखते हैं अब कंपनी में कैसे चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो भी मेरे दिमाग में आई वो मैं आपको बोल देती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी रैम्प अप कर रही है, प्रिपेयर हो रही है, प्रेप कर रही है एक बहुत बड़े फेज पर जाने का, ऐसा मुझे लगता है इनकी हरकतें देख करके। क्योंकि इतने बड़े CMD को लाना ही अपने आप में एक चीज़ हो जाती है कि हाँ बड़े CMD की ज़रूरत क्यों है, आपको अपनी टीम में बड़े लोगों की ज़रूरत कब होगी। मान लो आप एक बिजनेस चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, आपको बड़े लोगों की ज़रूरत क्यों होगी अपनी टीम में। आप क्यों एक अच्छे हाई पेइंग वाले लोगों को लेकर आओगे जब आपको पता है कि मुझे कुछ बड़ा करना होगा, मुझे स्केल अप करना होगा, राइट। आप इतने अच्छे लोगों को पे क्यों करोगे, ताकि आप, क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ मुझे आगे जा करके इसको बढ़ाना है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी इंटरनल टारगेट करने की हमको एक 10-12 हज़ार करोड़ की कंपनी बन के नहीं रहना है। They really want to beat big companies standing there in the FMCG market, right? तो FMCG को लेकर तो मैंने वैसे भी वीडियो बनाया था रिसेंट में, जो कि मुझे बहुत ही बेकार लगा इनका, एंड जिसको लेकर के आई एम रियली कंसर्न कि FMCG में आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब एक प्रोडक्ट के बेसिस पे मैं सब कुछ नहीं कह सकती कि अब पूरा FMCG इनका ख़राब है, बट स्टिल FMCG में जो प्रोडक्ट मैंने आपको रिव्यू करके दिया था पिछले वीडियो में, वो ज़रूर सा मुझे पसंद नहीं आया, राइट। तो FMCG को लेकर आज भी मेरे इनके दिमाग में क्वेश्चन है, बट कोर बिजनेस को लेकर नहीं है, क्योंकि वहाँ कंपनी ने खुद को प्रूव किया है, मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू कंपनी का वहीं से आ रहा है, राइट। सो या दीज ऑल द थिंग्स। एंड आज तो मैंने वीडियो भी दिन के वक्त बनाया, फर्स्ट टाइम इन माई यूट्यूब जर्नी। रात के वक्त एक्चुअली थोड़ा शादी का माहौल है, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक होता है। आई हैड डन माई शूट प्रीवियस नाइट, पर जब मैंने वीडियो देखा उसके अंदर इतना लाउड म्यूज़िक था, इतना लाउड म्यूज़िक था, आप लोग मुझे गालियाँ देते कमेंट सेक्शन में आके कि क्या वीडियो बनाया। तो फिर मैंने सोचा कि देखते हैं, मॉर्निंग में फिर मुझे अच्छा दिखा आज कि हाँ कोई साउंड नहीं है, पीछे भी ढोल वाले बज रहे हैं, आपको नहीं सुनाई देगा वीडियो में, बहुत ही मिनिमल है। सो उसको लेकर के थोड़ा सा मुझे वीडियो लेट हो गया मेरा, बट आपको वैल्यू मिलेगा इस वीडियो से, एंड ये न्यूज़ भी वैल्यूएबल है, ठीक है। बस वही है कि आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं आप, और इसमें से क्या निकाल पाते हैं। मैं जितना निकाल पाई मैंने निकाल दिया, आप और इसमें से क्या खुद करके निकालते हो, देखते हैं। कुछ अगर मिलता है तो कमेंट में बताना, ओके। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रिसर्च, थैंक यू।